आत्मविश्वास ना खोएं, डरने की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी मनोस्थिति में यह ना लाएं कि हमें कोरोना हो गया तो हम बचेंगे, नहीं। आप कोरोना को हराएंगे, अपने मनोबल से हराएंगे, अपने आत्मविश्वास से हराएंगे। और जो देश की आज स्थिति है उस पर गौर बिल्कुल भी नहीं करना है। आप इस बीमारी का हिम्मत से सामना करें। बाकी दवाइयाँ, समय पर भोजन, योगा आदि आप जरूर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। एक आम इंसान ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता है? सोशल डिस्टेंसिंग कर लेगा, मास्क लगा लेगा। कोरोना की दूसरी लहर आएगी या तीसरी लहर आएगी, ये काम है सरकार का। लेकिन जब ये कोरोना की दूसरी लहर आ रही थी उस समय सरकार सो रही थी, उस समय सरकार ने कुछ नहीं किया। आपको जान के ताज्जुब होगा कि अभी तक भारत जीनोम सीक्वेंस ही नहीं कर पाया है, यानी कि अभी तक कोरोना की जो वेरिएंट है, जो स्ट्रेन है भारत में, उसकी पहचान नहीं कर पाया है। चीन ने यह सबसे तेज काम किया। जैसे ही चीन में वायरस आया, 1 महीने के अंदर उसने पूरी दुनिया को उसका जेनेटिक कोड बता दिया, जिससे इतने जल्दी वैक्सीन बन पाई। भारत में अभी तक जितने भी स्ट्रेन हैं उसके जेनेटिक सीक्वेंस के बारे में भारत को पता नहीं है। आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो आपको यह बताया जाता है कि आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, लेकिन आपको यह नहीं बताया जाता है कि आपकी रिपोर्ट कोरोना के कौन से वेरिएंट के कारण पॉजिटिव आई है। कि आपके रिपोर्ट में कोरोना का साउथ अफ्रीका वाला वेरिएंट है, ब्राजील वाला वेरिएंट है, ब्रिटेन वाला वेरिएंट है, या फिर वो पुराना चीन वाला वेरिएंट है। देखिए, जो चीन वाला वेरिएंट है वह उतना खतरनाक नहीं है, उसमें मौत होने की संभावना बहुत कम है। लेकिन जो ब्रिटेन और साउथ अफ्रीका और ब्राजील वाला वेरिएंट है वह बहुत ही खतरनाक है, इसमें मौत होने की आशंका बहुत अधिक रहती। लेकिन भारत यह अभी तक नहीं कर पाया है, क्योंकि जनवरी फरवरी के मध्य में एक ऐसी स्थिति बन गई थी, एक ऐसा माहौल आ गया था कि जैसे हमने कोरोना पर जंग जीत ली है। प्रधानमंत्री मोदी ने बिना किसी से सलाह किए ऐलान कर दिया था कि हमने कोरोना पर विजय प्राप्त कर ली है, अब हम वैक्सीन डिप्लोमेसी करते हैं, अब हम वैक्सीन बांटते हैं। देखिए, इजराइल के पास भी वैक्सीन था, लेकिन उसने किसी को वैक्सीन नहीं बांटा, क्योंकि वह आगे आने वाली परिस्थिति के लिए सतर्क था। कोरोना की पहली लहर के बाद यह प्रॉपर स्टडी नहीं किया गया। जो वक्त था हमें अपनी चीज़ों को संभालने का, चीज़ों को डेवलप करने का, हमें अपने ऑक्सीजन की डिमांड, ऑक्सीजन की कैपेसिटी, ऑक्सीजन के प्लांट्स देखने का, वैक्सीन देखने की, दवाइयों की स्टॉक देखने का, उस समय हमने इस पर ध्यान नहीं दिया। उस समय तो मंत्रिमंडल में भाषण लिखे जा रहे थे कि कौन सा भाषण बंगाल के लिए अच्छा रहेगा, किस भाषण के कारण जनता आप पर मोहित होगी, किस भाषण के कारण जनता आपका सपोर्ट करेगी। आज बंगाल में भी चुनाव हुआ, 5 मई का इंतजार करिए। 5 मई के बाद पर डे बंगाल में 50,000 केस आएंगे। और जो रैलियां कर रहे थे आप लोग, जो रैलियों में लोगों को देखकर नेताओं के दिल खुश हो जाते थे। इस चुनाव आयोग को देखिए, ईवीएम की तैयारी ऐसे कर रहा था जैसे वैक्सीन की तैयारी कर रहा हो। खैर, इन लोगों को क्या कहें। हमारे चुनाव आयोग थे सुनील अरोड़ा जी, अभी रिटायर्ड हो गए हैं। अब बहुत जल्दी इनको कहीं का राज्यपाल या फिर राज्यसभा सदस्य बना दिया जाएगा। देखिए, जिंदगी भर इन लोग इनसे तो कमाते ही हैं, उसके बाद इन लोगों को रिटायरमेंट के बाद भी कुछ चाहिए। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। मद्रास हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग के लिए कहा है कि चुनाव आयोग पर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि कोरोना के जितने केस रैलियों में निकले हैं सारा देश उनका खामियाजा भुगत रहा। कोरोना में राजनीति भी बहुत तेजी से हुई। कांग्रेस कह रही है कि हमारे 70 साल के शासनकाल में जनता इतनी परेशान नहीं हुई, इतने कठिन परिस्थिति से नहीं गुजरी जितने मोदी जी की सरकार के 7 साल के शासनकाल में गुजर रही है। तो कांग्रेस वालों, भाई तुम लोगों को एक बात बता दूं कि तुम लोगों ने 70 साल शासन नहीं किया है, तुम लोगों ने शासन किया है 54 साल। पता नहीं ये कौन सा 70 साल गिनवाते रहते हैं। और एक बात, जो कांग्रेस शासित प्रदेश हैं, राजस्थान देख लिए, छत्तीसगढ़ देख लिए, उनमें भी कोरोना के यही हालात हैं, उन राज्यों की भी ऐसी ही स्थिति है। और जो महाराष्ट्र देख लीजिए, वहाँ पर उद्धव सरकार है, चाहे बिहार देख लीजिए, वहाँ पर नीतीश सरकार है, लेकिन हर जगह कोरोना की यही हालत है। लेकिन इसके लिए आप सरकार को कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि इसके लिए एक नया फॉर्मूला आया है कि अगर कुछ अच्छा होता है तो वह सरकार ने किया है, सरकार उसका क्रेडिट ले लेती है, लेकिन कुछ बुरा होता है तो उसके लिए सिस्टम जिम्मेदार है। ये जो नया खोज हुआ है, ये अशोक के 14वें शिलालेख से हुआ है, क्योंकि अशोक के 14वें शिलालेख में लिखा गया था कि अशोक ने बहुत से अच्छे काम जनता की भलाई के लिए किए हैं और कुछ काम रह गए हैं। तो जो काम रह गए हैं उसके लिए अशोक जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए जिम्मेदार है शिलालेख लिखने वाला। तो ऐसा ही आज का है कि कोरोना की आज जो स्थिति है उसके लिए सरकार बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं है। इसके लिए जिम्मेदार है सिस्टम। सिस्टम की नाकामी है, सरकार की नाकामी नहीं, सिस्टम की नाकामी है। देखिए, जब सरकार की किरकिरी हो रही थी तब ट्वीट डिलीट किया जा रहा था। ट्वीट डिलीट करना उस समय जरूरी था। उस समय ऑक्सीजन के बारे में चर्चा करना जरूरी नहीं था, उस समय इलाज जरूरी नहीं था, उस समय वैक्सीनेशन जरूरी नहीं था, उस समय दवाइयों के स्टॉक पर ध्यान देना जरूरी नहीं था। उस समय जरूरी था ट्वीट डिलीट करना, क्योंकि उससे सरकार की छवि खराब हो रही थी। अब उत्तर प्रदेश को देख लीजिए, योगी आदित्यनाथ जी पिछले साल इस कदर एक्टिव थे कि मीटिंग के दौरान डीएम को, मंत्रियों को डांट दिया करते थे।
लेकिन इस साल इलाहाबाद हाई कोर्ट चिल्लाता रहा कि प्रयागराज में लॉकडाउन की ज़रूरत है, बनारस में लॉकडाउन की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पर लॉकडाउन नहीं लगाया गया क्योंकि पंचायत चुनाव हो रहे थे। खैर सॉरी, इसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है, जिम्मेदार है इसके लिए सिस्टम। सरकार को हम कुछ नहीं बोल सकते। सॉरी, मैं माफ़ी मांगता हूँ आप लोगों से जो सरकार को कह दिया। इसके लिए जिम्मेदार है सिस्टम, और सिस्टम का तो कोई माई बाप है नहीं। हम ट्वीट को डिलीट कराकर अपने मीडिया का मुंह बंद करके अपने देश में अपना कंधा, अपना सर ऊंचा कर सकते हैं, लेकिन वही बातें जब विदेशी मीडिया में आती हैं तो शर्म लगती है। कहा जाता था कि ये मुस्कुराइए, अब लखनऊ में है। उसी लखनऊ के शमशान घाट का जब एक फोटो अमेरिका के द न्यूयॉर्क टाइम अखबार में छापा जाता है और बताया जाता है कि भारत की कोरोना के मामले में स्थिति है, तब शर्म की बात है या निंदा की बात है। आज पूरी दुनिया में ये बातें हो रही हैं कि भारत अति आत्मविश्वास में, चुनाव में, रैलियों में, त्योहारों में जो नियमों की धज्जियां उड़ाई गई, और उसी का नतीजा है कि भारत में जो कोरोना की सेकेंड लहर है वह सुनामी बनकर आई है। डेटा एनालिसिस के अनुसार यह लहर आई तेज है और जाएगी भी बहुत ही तेजी से। याद रखिएगा, 15 मई से 20 मई के बीच भारत में पर डे के 5 लाख से 6 लाख कोरोना के केसेस पर डे आएंगे, क्योंकि इस बीच तक हम लोगों के पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होंगे। जो ऑक्सीजन प्लांट की बात की जा रही है उन्हें बनने में 15 दिन से 20 दिन का समय लगेगा। तो इस समय तक आप अपने आप को बचा कर रखिए, ये आपके लिए बेटर है या देश के लिए बेटर है। जब तक दवाई नहीं तब तक ढलाई नहीं। अपने हाथों को बार बार अच्छे से धोते रहिए। कभी स्कूल से हाथ धोइए तो कभी कॉलेज से हाथ धोइए, कभी नौकरी से हाथ धोइए तो कभी पेंशन से हाथ धोइए, कभी अपने बिजनेस से हाथ धोइए तो कभी अपनी दुकान से हाथ धोइए। लेकिन जब तक बीमारी है आप अच्छे से हाथ धोते रहिए। और अगर इतने सब चीज़ों से हाथ धोने के बाद भी आपके पास थोड़ा सा टाइम बचे, सैनिटाइजर से हाथ जरूर धोएं, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। जब जरूरी काम हो तभी घर से निकलें, अन्यथा घर से ना निकलें, और अपने को और अपने परिवार को घर में रखें, सुरक्षित रखें। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जुड़े रहें जन जागृति टीवी के साथ। नमस्कार, जय हिंद।